नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के विषय हिंदी में इकाई 1 पत्र एवं डायरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। दूरबस से अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से इन तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, हमारे जीवन में लेखन का बहुत ही महत्व है। हमसे दूर रहने वाले संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा व्यावसायिक अधिकारियों से पत्र लिखना जरूरी है। पत्रों के द्वारा हम अपनी जो बात है उसे अत्यंत सुगमता से इन तक हम पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचार को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो बच्चों, हम देख सकते हैं तो आज के युग में मोबाइल, इंटरनेट, दूरभाष, ईमेल आदि का उपयोग संदेश व्यवहार के लिए अधिक हो रहा है, फिर भी पत्र का महत्व जो है वो कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो पत्र के द्वारा हम अपना जो विचार है वो विस्तार से अपनी बात को व्यक्त की जा सकती है। दूसरा है कि पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही सस्ता होता है। तीसरा है, अधिकारियों तक अपनी बात जो है पहुंचाने, शिकायत करने या आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्र का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख सकते हैं तो पत्र के द्वारा तो हम विस्तार से अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। और तीसरा देखते हैं तो अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शिकायत, आवेदन, प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। जिसकी वजह से आज के युग में मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, फ़ोन आदि का उपयोग संदेश व्यवहार के लिए अधिक हो रहा है, फिर भी पत्र का महत्व आज कम नहीं हुआ है। तो बच्चों, ऐसे ही इस इकाई में हमें पत्र लेखन में दिए गए हैं कुछ पत्र, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पत्र है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण यानी न्योता देता हुआ पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। जन्मदिन यानी वर्षगांठ के अवसर यानी प्रसंग पर उपस्थित हाजिर रहने के लिए अपने मित्र को न्योता देता हुआ पत्र। पता है 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, 3942 10, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तो बच्चों, निमंत्रण पत्र कहाँ से लिखा था? तो 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत से लिखा था। कब लिखा था? 8 अगस्त 2011 को। आगे देखो, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन यानी वर्षगांठ, सालगिरह। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और इन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। निमंत्रण यानी न्योता। तो साहिल शाह जो है अपने मित्र स्नेहल से कहता है कि तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ और इन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। रिश्तेदार यानी सगे संबंधी।
तो साहिल शाह स्नेहल से कहता है कि तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। इस दिन हमारे कई रिश्तेदार जो है वहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब जो है वो भी अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दिन ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बहुत बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को हम सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि आप इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। बच्चों, यहाँ सिनेमा का अर्थ होता है फिल्म। अवसर यानी प्रसंग। तो साहिल शाह स्नेहल से क्या कहता है कि विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता कि तुम भी इस दिन ज़रूर आना। तुम नहीं आओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और हम सारा दिन आनंद में बिताएंगे। दिन भर भजन जलसा करेंगे और रात को सिनेमा देखने जाएंगे। इस अवसर पर, प्रसंग पर तुम ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल को और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। आगमन यानी आना, प्रतीक्षा यानी राह। क्या कहता है साहिल शाह स्नेहल से कि तुम्हारे आने की मैं प्रतीक्षा राह देखूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है निमंत्रण पत्र किसने लिखा। तो निमंत्रण पत्र साहिल शाह ने अपने मित्र स्नेहल को लिखा था। दूसरा प्रश्न होता है बच्चों के निमंत्रण पत्र में किस अवसर का उल्लेख किया गया था। तो निमंत्रण पत्र में जन्मदिन की दावत का उल्लेख किया गया था। और प्रश्न होता है निमंत्रण पत्र कहाँ से लिखा गया था। तो निमंत्रण पत्र 90 बुधनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत से लिखा गया था। किस दिनांक को। तो 8 अगस्त 2011 को लिखा गया था। आगे है बच्चों कि साहिल शाह का जन्मदिन कब था। तो साहिल शाह का जन्मदिन कब था। रविवार के दिन था। और प्रश्न बच्चों यहाँ होता है कि साहिल शाह ने निमंत्रण पत्र किसे और क्यों लिखा था। तो साहिल शाह ने निमंत्रण पत्र अपने मित्र स्नेहल को लिखा था क्योंकि अगले रविवार को उसका जन्मदिन आने वाला था। इस जन्मदिन में अपने मित्र को अवसर पर बुलाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा था। आगे है बच्चों दूसरा बधाई पत्र। बधाई यानी शुभेच्छा देता हुआ पत्र। सालगिरह यानी जन्मदिन पर बधाई पत्र। पता है शांति सदन रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। निमंत्रण पत्र बच्चों साहिल शाह ने स्नेहल को लिखा था। बधाई पत्र जो है वो स्नेहल ने अपने मित्र साहिल को लिखा था। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना तो सुबह स्कूल जाना पड़ता है, वह तो है सबसे छोटी, इसी कारण घर का सारा बोझ मुझ पर ही है। क्या कहता है स्नेहल जो है वो साहिल शाह को पत्र के माध्यम से कहता है कि कल ही तुम्हारा जन्मदिन है और यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि यह कल ही तुम्हारा सालगिरह है, लेकिन इधर मेरी माँ जो है कुछ दिनों से बीमार है और पिताजी जो है वो सुबह तो 10 बजे दफ्तर चला जाता है। दफ्तर यानी कार्यालय चला जाता है।
दर्शना है, लेकिन वह तो स्कूल चली जाती है और सबसे छोटी है। इसी कारण घर का जो सारा बोझ यानी भार, जिम्मेदारी मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो कि यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाओ। स्नेहल साहिल से कहता है कि मेरे दिल में तो ऐसा बहुत होता है कि इस शुभ यानी मंगल प्रसंग पर उठकर तुम्हारे पास आ जाओ, परंतु घर की ऐसी स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ। विवश होने यानी लाचार हो जाता हूँ, मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका यानी अवसर मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया साल जो है वो नया साल सुखदायी हो। बच्चों, यहाँ चिरंजीवी का अर्थ होता है दीर्घायु, लंबा जीवन जीने वाला, जिसे कहा जाता है चिरंजीवी। तो स्नेहल साहिल से क्या कहता है, तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हैं, इस प्रसंग पर मैं तुम्हें बधाई क्यों ना दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु रखे, तुम्हारा नया साल वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि बधाई पत्र किसने लिखा। तो बधाई पत्र स्नेहल ने अपने मित्र साहिल को लिखा था। क्यों लिखा था। तब बधाई पत्र में जन्मदिन की बधाई देने के लिए बधाई पत्र क्यों लिखा गया था। तो स्नेहल ने साहिल को, अपने मित्र साहिल को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखा था। किस दिनांक को लिखा था। तो 10 अगस्त 2011। बधाई पत्र कहाँ से लिखा गया था। तो शांति सदन रावपुरा बड़ौदा से लिखा गया था। और भी बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि बधाई पत्र में स्नेहल ने साहिल को क्या शुभकामना दी। तो बधाई पत्र में स्नेहल ने साहिल को जन्मदिन की बधाई दी थी और शुभकामना देते हुए कहा कि ईश्वर साहिल को चिरंजीवी रखे और नया वर्ष जो है वो शुभदायी हो। इसी प्रकार बधाई पत्र में स्नेहल ने साहिल को शुभकामना दी थी। तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। यह क्या है। तो खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन न होने के कारण सखी ने आश्वासन देते हुए यह पत्र लिखा था। पता है मातृछाया, स्टेशन रोड, कालपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आश्वासन पत्र कहाँ से लिखा गया था। तो मातृछाया, स्टेशन रोड, कालपुर, अहमदाबाद से। किस दिनांक को। तो 17 नवंबर 2011 को। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्रफेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। तो बच्चों, यहाँ जो है अवनी जो है अपने मित्र यानी अपने सखी जागृति से कहती है कि आज ही तुम्हारे पिताजी का
पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे इस प्रतियोगिता यानी स्पर्धा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। आगे है प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए। शोक यानी दुख न करना चाहिए। इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता ही सफलता का सोपान है। प्रिय सखी यानी अवनी जागृति से क्या कहती है कि प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब जो कुछ भी होने वाला था हो गया, इसीलिए उसका दुख न करना चाहिए और असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता सफलता का सोपान है। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है असफलता किसका सोपान है? तो सफलता का सोपान है। सफलता इन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। सफलता किससे मिलती है? तो हमेशा अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डट कर सामना करता है, उसे ही सफलता मिलती है। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहती है? अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल अवश्य ही सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगे। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगे और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगे। तुम्हारी सखी अवनी। क्या कहती है कि हमेशा यानी सफलता इन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति में डट कर सामना करता है। निराश या हतोत्साह होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए दुगुने उत्साह से हम अभ्यास करेंगे तो अगले साल अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगे। मुझे तो यही आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगे। मनोयोग यानी मन के द्वारा लग जाओगे। तुम्हारी सखी अवनी। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि आश्वासन पत्र कहाँ से लिखा गया था? आश्वासन पत्र मातृछाया स्टेशन रोड कालपुर अहमदाबाद से लिखा गया था। और प्रश्न है आश्वासन पत्र किसने किसको लिखा था? तो आश्वासन पत्र अवनी ने अपने सखी जागृति को लिखा था। और प्रश्न होता है आश्वासन पत्र क्यों लिखा गया था? तो आश्वासन पत्र खेल महाकुंभ में असफल हुई जागृति को आश्वासन देने के लिए आश्वासन पत्र लिखा गया था। असफलता किसका सोपान है? तो सफलता का सोपान है। और भी प्रश्न होता है बच्चों के आश्वासन पत्र अवनी ने किसे और क्यों लिखा? ऐसा प्रश्न होता है तो आश्वासन पत्र अवनी ने अपने सखी जागृति को लिखा था क्योंकि खेल महाकुंभ में जागृति असफल हुई थी उसे आश्वासन देने के लिए। यह प्रश्न होता है अवनी ने जागृति को क्या सलाह दी? अवनी ने जागृति को सलाह देते हुए कहा कि अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम अवश्य ही सफलता मिलेगी, यह कहा था। पत्र 4 है अनुमति पत्र। प्रवास के जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। पता है जीवन भारती छात्रालय स्टेशन रोड दाहोद 29 सितंबर 2011। अनुमति यानी सम्मति पत्र। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम।
अनुमति पत्र कहाँ से लिखा गया था? तो बच्चों जीवन भारती छात्रालय स्टेशन रोड दाहोद से लिखा गया था। किस दिनांक को? तो 29 सितंबर 2011 को अनुमति यानी आज्ञा देता हुआ पत्र। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई, आप मेरी जरा भी चिंता न करें। रमेश अपने पिताजी से कहता है कि आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई, आप मेरी जरा भी चिंता न करो। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा, 800 रुपये का खर्च आएगा। रमेश अपने पिताजी से कहता है कि मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी जो है वो अगले महीने के 17 दिनांक को अजंता एलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। उसमें मैं भी सम्मिलित, मैं भी जाने वाला हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है और इस प्रवास में 3 दिन, यह प्रवास जो है वो 3 दिन का रहेगा, 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रिया, झाकिर, वहीदा, गुरमीत, डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देना, आज्ञा देना। 800 रुपये का मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। मनी ऑर्डर का अर्थ होता है धनादेश, कृपा यानी दया। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो बच्चों यहाँ रमेश जो है वो अपने पिताजी से क्या कहता है कि इस प्रवास में दर्शनीय बहुत स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी जो है वो सभी साथी जाने वाले हैं इस प्रवास में। मैं भी इस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। आप पत्र के द्वारा प्रवास के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की दया कीजिए। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो बच्चों यहाँ अनुमति पत्र में प्रश्न होता है कि अनुमति पत्र कहाँ से लिखा गया था? तो अनुमति पत्र जीवन भारती छात्रालय स्टेशन रोड दाहोद से लिखा गया था। आगे प्रश्न होता है बच्चों, रमेश ने अपने पिताजी से कहाँ जाने की अनुमति मांगता है? तो रमेश अपने पिताजी से प्रवास में जाने की अनुमति मांगता है। रमेश ने प्रवास खर्च के लिए कितने रुपये मांगे थे बच्चों? तो 800 रुपये मांगे थे। किस दिनांक को प्रवास जाने वाले हैं? तो 17 दिनांक को। कहाँ जाने वाले हैं? तो अजंता एलोरा की गुफा देखने के लिए। कितने दिन का प्रवास रहेगा? तो 3 दिन का प्रवास रहेगा। यहाँ और प्रश्न होता है बच्चों के रमेश कहाँ जाना चाहता है, क्यों? तो रमेश स्कूल द्वारा आयोजित प्रवास अजंता एलोरा की गुफा देखने जाना चाहता है क्योंकि उसके सभी मित्र जो है वो सभी मित्र यह प्रवास में जाने वाले थे। 5वां पत्र है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र यानी विनंती पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। पता है देसाई फलिया भावनगर 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। प्रार्थना पत्र कहाँ से लिखा गया था? तो देसाई फलिया भावनगर से लिखा गया था। किस दिनांक को? 23 फरवरी 2011 को। आदरणीय गुरुदेव,
सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एकलौता भाई हूँ। एकलौता यानी अकेला भाई हूँ। हम लोगों की यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है। धूम यानी धूमधाम, उससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। फलतः यानी परिणामतः मैं तारीख 24 से लेकर 28 5 दिन के लिए विद्यालय में हाजिर उपस्थित यानी हाजिर नहीं रह सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अवकाश यानी बच्चों यहाँ होता है अवकाश यानी छुट्टी, कृपा यानी दया। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ यानी उपकारी। तो बच्चों यहाँ मनोज जो है वो मनोज अपने आचार्य महोदय से पत्र लिखकर कहता है कि आगामी 27 तारीख को मेरी बहन की शादी है और मैं एकलौता भाई हूँ, इसीलिए हम लोगों के यहाँ तो बहुत शादी की धूम रहती है, उससे आप अनजान नहीं है, जिसकी वजह से 24 से लेकर 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित मैं नहीं रह सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ मैं आपको भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने के कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ यानी उपकारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 अ। बच्चों यहाँ उपकार मानने वाला जिससे कहा जाता है कृतज्ञ। तो यहाँ प्रश्न होता है बच्चों, प्रार्थना पत्र किसने लिखा। तो प्रार्थना पत्र छात्र मनोज ने आचार्य महोदय को लिखा था। और प्रश्न होता है बच्चों के प्रार्थना पत्र कहाँ से लिखा गया था। देसाई फलिया भावनगर से लिखा गया था। किस दिनांक को 23 फरवरी 2011 को। प्रार्थना पत्र किससे और क्यों लिखा था। तो प्रार्थना पत्र आचार्य महोदय को संबोधित करके लिखा गया था, क्योंकि मनोज अपनी बहन की शादी में जाने के लिए स्कूल से 5 दिन की छुट्टी चाहता था, जिसकी वजह से मनोज ने यह पत्र लिखा था। आगे है बच्चों छठा कार्यालयी पत्र, यानी स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। कार्यालयी पत्र यानी शिकायती पत्र। तो स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में यह शिकायत करते हुए पत्र लिखा गया है। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगर पालिका बड़ौदा से लिखा है। माननीय वर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते में गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आज आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। सुरेश भाई जो है बच्चों, वह यह पत्र शिकायती पत्र कार्यालय पत्र में लिख रहा है। तो क्या है, वह गायत्री मोहल्ले में रहता है। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से सफाई नहीं हो रहा था। शादी का मौसम है, रास्ते में बहुत गंदगी फैली हुई थी। पास में कूड़ेदान, कचरा डालने का साधन, पात्र जिसे कहा जाता है कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गई कि वहाँ से आना जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। आने जाने वाले सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे।
यदि गंदगी को शीघ्र यानी तुरंत नहीं हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। तो बच्चों यहाँ जो कार्यालय पत्र में क्या है, तो स्वास्थ्य अधिकारी को सुरेश भाई परमार ने यह पत्र गंदगी के बारे में लिखा था। प्रश्न यहाँ होता है शिकायती पत्र किसको लिखा गया था। तो शिकायती पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा गया था। किसने किसे लिखा, तो सुरेश भाई परमार ने स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा था। शिकायती पत्र किसने कहाँ से लिखा था, तो गायत्री मोहल्ले। शिकायती पत्र सुरेश भाई परमार ने गायत्री मोहल्ले बड़ौदा से यह लिखा हुआ था। किस दिनांक को, तो 20 मई 2011 को लिखा हुआ था। और बच्चों यह प्रश्न होता है कि सुरेश भाई ने शिकायती पत्र में क्या शिकायत की थी। तो सुरेश भाई ने शिकायती पत्र में गायत्री मोहल्ले की अच्छी तरह से सफाई न होने के बारे में शिकायत की है, क्योंकि रास्ते में गंदगी फैली हुई है। रास्ते में गंदगी फैली हुई है और पिछले कई दिनों से वहाँ अच्छी तरह से सफाई भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सुरेश भाई ने शिकायती पत्र में यह शिकायत की थी। 7वां है व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी फरियादी पत्र, व्यावसायिक पत्र यानी धंधाकीय पत्र। तो यहाँ है पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड़ से यह पत्र लिखा है। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पहला है नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक, तो नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी। तीसरा है बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथा है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें। भवदीप प्रीति शाह, शांति भवन MG रोड राजकोट 3600। तो बच्चों व्यावसायिक पत्र किसने लिखा था, तो व्यावसायिक पत्र प्रीति शाह ने गजानन पुस्तकालय को लिखा था। कब लिखा था, तो 10 जुलाई 2011 को लिखा गया था। पुस्तक विक्रेता गजानन को लिखा था। यहाँ प्रश्न होता है और बच्चों के प्रीति शाह ने पुस्तक विक्रेता से कौन कौन से पुस्तकें मंगवाई, तो नन्हा कोश रतिलाल नायक, नालंदा विशाल शब्द सागर नवलची, बृहद हिंदी शब्दकोश श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथा साहित्य मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश शर्मा। तो बच्चों यह पुस्तकें उन्होंने मंगवाई थी। और प्रश्न होता है VPP का अर्थ क्या है, तो वैल्यू पेएबल पोस्ट होता है। और किससे हम उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही मंगवा सकते हैं, तो VPP के माध्यम से। तो बच्चों यहाँ हमने 1 से लेकर 7 तक ये पत्र जो है, पहला निमंत्रण पत्र, दूसरा जो है वो बधाई पत्र, तीसरा पत्र जो है वो दूसरा बधाई पत्र है बच्चों। तीसरा पत्र हमने आश्वासन पत्र, चौथा अनुमति पत्र,
5वां प्रार्थना पत्र, 6ठा कार्यालय पत्र और 7वां व्यवसायिक पत्र। 7 पत्रों के बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया। बच्चों, यह सभी 7 पत्र जो है उसे पढ़ना और सभी प्रश्न जो है उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।